हेलो एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और पुलिस जैसे एग्जाम्स की सोच रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल सही है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं और नागरिकता जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर सरकार की पूरी बनावट जैसे राष्ट्रपति, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, चुनाव आयोग और यूपीएससी जैसी जरूरी संस्थाओं के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े एक दस्तावेज पर गहरी नजर डालने वाले हैं। विषय है भारत का संविधान का निर्माण। अब जब हम भारतीय संविधान कहते हैं तो अक्सर दिमाग में एक भारी भरकम कानून की किताब तस्वीर में आती है। लेकिन ये सब एक कानूनी दस्तावेज तो नहीं। यह एक नए राष्ट्र की उम्मीदों, उसके सपनों और कह सकते हैं कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है। किसी भी देश का संविधान सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं होता है। ये उस देश की राजनीतिक, सामाजिक सोच का आईना होता है। हमारे स्रोत इसे सर्वोच्च महान ग्रंथ कहते हैं। ये सिर्फ शासन चलाने का तरीका नहीं बताता, बल्कि यह भी तय करता है कि देश किस दिशा में, मतलब किन मूल्यों पर आगे बढ़ेगा। इसका मकसद एक खास तरह की राजनीतिक संस्कृति को जन्म देना था। एक ऐसी संस्कृति जो लोकतंत्र, न्याय और बराबरी पर आधारित हो। और अब जब ये सवाल उठता है कि इन सब की जरूरत महसूस क्यों हुई, तो मेरा मतलब है कि कई देशों में अलिखित संविधान भी है। भारत को एक इतने बड़े लिखित दस्तावेज की जरूरत क्यों पड़ गई? भारत का जो संदर्भ है उसे समझना जरूरी है। हम सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद जब देश आजाद हो रहा था, तो वो सिर्फ एक राजनीतिक आजादी नहीं थी, वो एक सामाजिक आर्थिक बदलाव की भी शुरुआत थी। सदियों पुराने रूढ़ियां, जमींदारी प्रथा, छुआछूत जैसी इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे एक आधुनिक राष्ट्र का बनना था। इसके लिए सिर्फ वादे काफी नहीं थे, इसके लिए ठोस लिखित गारंटी की जरूरत थी। एक ऐसा दस्तावेज जो हर नागरिक को भरोसा दिलाए कि एक नए भारत में उसके अधिकार सुरक्षित है। यानी ये सिर्फ सरकार बनाने का मैनुअल नहीं, बल्कि समाज बदलने का एक रोड मैप है, एक दिशा है। और इस विशाल काम को करने के लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसकी नींव जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर रखी गई थी। भारतीय ही अपने देश का भविष्य तय करने जा रहे थे, और यह सभा उस वक्त के लिए हिंदुस्तान का एक छोटा सूत थी। इसमें कुल 389 सदस्य थे। 389 यह संख्या ही बताती है कि यह काम कितने बड़े पैमाने पर होने वाला था। कोशिश यह थी कि देश के हर कोने, हर समुदाय की आवाज को इसमें रखा जाए, इसमें जगह मिले। अब सवाल उठता है कि क्या इन्हें जनता से सीधे चुना गया था? नहीं। उस वक्त सीधे चुनाव करना संभव नहीं था, इसलिए एक मिला-जुला मॉडल अपनाया गया। अब सवाल उठता है कि वो कैसे? ज्यादातर सदस्य करीब 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों की विधानसभाओं से चुने गए थे। 93 देसी रियासतों से लिए गए थे, जिनके प्रतिनिधि राजा महाराजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे, और 4 सदस्य दिल्ली, अजमेर, मारवे जैसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। दिलचस्प बात यह है कि ये सीटें मनमाने ढंग से नहीं बांटी गई, इनका आधार जनसंख्या था। मोटे तौर पर हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि था। ये उस दौर में एक कमाल का लोकतांत्रिक सिद्धांत था। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी ध्यान रखा गया कि मुख्य समुदायों को सही प्रतिनिधित्व मिले। मतलब सीटों को मुस्लिम, सिख और सामान्य, जिनमें बाकी सब आते थे, इन श्रेणियों में भी बांटा गया है। यह उस समय की राजनीतिक हकीकत को स्वीकार करने जैसा था, ताकि किसी को यह न लगे कि उनकी अनदेखी हो रही है। तो अब यह सभा बन चुकी थी, जिसमें पूरे देश से लोग आ गए। काम शुरू होता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। अब सोच कर देखिए कि उस दिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल का माहौल कैसा रहा होगा। ऑब्वियसली कि माहौल काफी उत्साहजनक रहा होगा, लेकिन चुनौतियां भी काफी बड़ी थी। मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वो एक अलग संविधान सभा और पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। तो मुस्लिम लीग के अलग हो जाने से आपको पता लग जाता होगा कि शुरुआत ही एक तरह से अधूरेपन के साथ हुई थी। उस दिन सभा में सिर्फ 211 सदस्य ही मौजूद थे, यानी एकता की कोशिश पर बंटवारे का साया पहले दिन से ही मंडराना शुरू हो गया था। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इस पहली कुछ हद तक अधूरी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ मैं बता दूं कि एक परंपरा होती है कि जब तक कोई स्थायी सदस्य नहीं चुना जाता, तब तक सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। इसे हम एक एक्टिव मेंबर भी कह सकते हैं। उस दिन के हिसाब से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यह सम्मान मिला, लेकिन ये एक अस्थायी व्यवस्था थी। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव एक अहम मोड़ ले रहा था। उन्हें एक ऐसी सभा को संभालना था जिसमें सैकड़ों अलग-अलग विचार और हित जो कि आपस में टकरा रहे थे। उनकी शांत और सबको साथ लेकर चलने वाली छवि ने इसमें ज़रूरी मदद की। निश्चित रूप से वो एक सर्वमान्य नेता थे, जिनका सम्मान हर पक्ष करता था। सभा को एक स्थिर नेतृत्व मिल गया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह था कि ठीक है, हम संविधान बनाने बैठे हैं, पर इस संविधान का दर्शन क्या होगा? इसकी आत्मा क्या होगी? और यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन की भूमिका आती है।
13 दिसंबर 1946 को उन्होंने इसे सभा के सामने रखा और यह महज एक प्रस्ताव नहीं था, यह एक तरह की भावी संविधान का घोषणा पत्र था। इस प्रस्ताव ने ही वह दिशा तय की थी जिस पर संविधान को चलना था। अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार क्या था इस प्रस्ताव में? इसमें यह कहा गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता देगा। अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के हितों की रक्षा करेगा। यानी यह वो वादे थे जिन्हें बाद में संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में ढाला गया। यह वो कॉन्सेप्ट था जिसे देखकर संविधान निर्माण की दिशा तय हुई। तो अब हमारे पास एक दिशा है, लेकिन इन ऊंचे-ऊंचे आदर्शों को कानून की भाषा में कैसे बदला जाए, यह बहुत ही पेचीदा काम था, चुनौतीपूर्ण काम था। और इसी पेचीदा काम को करने के लिए अलग-अलग समितियां बनाई गईं। तो अब हम बात करते हैं कमिटीज की। कोई समिति मौलिक अधिकारों पर काम कर रही थी, तो कोई केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे पर। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकारों की समितियों देख रहे थे। तो नेहरू संघ की शक्तियों से जुड़ी समितियों के अध्यक्ष थे। काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दिया गया था और इन सब में सबसे मशहूर और सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। यह एक बेहद मुश्किल और बारीक काम था। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी 7 सदस्यों की टीम ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया और भारत के जरूरतों के हिसाब से एक ढांचा तैयार किया। यह जानना दिलचस्प है कि इस समिति ने सिर्फ कानूनी दिग्गज थे। डॉक्टर अंबेडकर के साथ के.एम. मुंशी, उल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर जी, यह सब अपने समय के चोटी के वकील और विद्वान थे। शायद इसीलिए हमारा संविधान इतना विस्तृत और सटीक है। इसका एक असर यह हुआ कि संविधान की भाषा बहुत कानूनी और स्पष्ट बनी। हर चीज को परिभाषित करने की कोशिश की गई ताकि भविष्य में कोई भ्रम न रहे। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कुछ लोगों को यह बहुत जटिल लगता है। पर उस वक्त की जरूरत यही थी कि हर अधिकार और हर कर्तव्य को साफ-साफ लिखा जाए। इसी असाधारण योगदान की वजह से डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो एक तरफ यह संविधान बनाने का बौद्धिक काम चल रहा था, जो सालों तक चलना था, लेकिन देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका था। देश को चलाने के लिए एक सरकार भी तो चाहिए थी। ये दोनों प्रक्रियाएँ साथ-साथ कैसे चलें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। तो संविधान सभा सिर्फ संविधान नहीं बना रही थी, वो देश की पहली संसद के तौर पर भी काम कर रही थी। और इसी में से देश की पहली अंतरिम सरकार भी बनी, जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री के बराबर की भूमिका में थे। उन्हें कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कहा जाता था और उनके मंत्रिमंडल में उस दौर के सभी बड़े चेहरे शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, जिनके कंधों पर 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाने की भारी जिम्मेदारी थी। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। और यह मंत्रिमंडल सिर्फ कांग्रेस का नहीं था, इसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। जैसे लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया था। तो यह उस समय की मिली-जुली सरकार राजनीतिक तस्वीर को दिखाता है। हालांकि यह गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चला और बंटवारे के साथ खत्म भी हो गया, लेकिन यह दिखाता है कि कोशिश सबको साथ लेकर चलने की थी। ठीक है, चलिए वापस संविधान की कहानी पर आते हैं। प्रारूप समिति ने अपना मसौदा तैयार कर लिया और यहीं से असली लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनौतियां साथ में शुरू हो गईं। अब सवाल उठता है कि कैसे? उस मसौदे को जनता के सामने रखा गया, अखबारों में छापा गया, आम लोगों, विद्वानों, संस्थाओं से सुझाव मांगे गए, हजारों संशोधन के प्रस्ताव आए। उन पर संविधान सभा में महीनों तक बहस चली। एक-एक शब्द, एक-एक कामा, हलन, सब पर विचार और तर्क रखे गए। हर मुद्दे पर, चाहे वो राष्ट्रपति के अधिकार हों या नागरिकों के कर्तव्य हों, नागरिकों के अधिकार हों या फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सवाल हो। असल में ये बहसें ही हमें लोकतांत्रिक बुनियाद दे रही थी। आज भी जब हम संविधान की बहसों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारे संस्थापकों की सोच कितनी गहरी और दूरदर्शी थी। और इन सभी बहसों और संशोधनों और 3 बार के विस्तृत रीडिंग के बाद आखिरकार वो दिन आया 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान का अंतरिम प्रारूप स्वीकार कर लिया गया। ये एक ऐतिहासिक पल था। उस दिन सभा में मौजूद 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसी वजह से हम 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, तो उसे पूरी तरह लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक यानी 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? इसकी एक बहुत ही दिलचस्प वजह है।
यह बताना चाहूँगा कि 1929 को जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का एक प्रस्ताव पारित किया गया था और यह तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये तारीख आज़ादी के आंदोलन की यादों से जुड़ी हुई थी और उस दिन के बाद से हर साल 26 जनवरी को आज़ादी का दिन मनाते थे। तिरंगा फहराते थे। यानी यह तारीख पहले से ही महत्वपूर्ण थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो निर्माताओं को लगा कि इस ऐतिहासिक तारीख को हमेशा के लिए अमर कर देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यह तय किया कि भले ही कुछ प्रावधान तुरंत लागू हो जाएँ, लेकिन संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया जाएगा और इस तरह उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को गणतंत्र की नींव से जोड़ दिया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, राजनीतिक फैसला नहीं था, ये इतिहास को सम्मान देने का तरीका था। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम दिन कौन-सा था? संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। लागू होने से ठीक 2 दिन पहले यह एक तरह से विदाई समारोह जैसा था। सदस्यों ने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी दिन संविधान सभा ने सर्वसम्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना और 2 दिन बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। तो कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन संविधान निर्माण में लगा। इस सफर में हमने देखा कि कैसे एक बिखरे हुए गुलाम देश के प्रतिनिधियों ने साथ बैठकर सहमत होकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया और यह सिर्फ एक दस्तावेज बनाने की कहानी नहीं है, यह एक राष्ट्र निर्माण की कहानी है, एक राष्ट्र को दिशा देने की कहानी है। यह सफर वाकई असाधारण और चुनौतीपूर्ण था। अब हमने देखा कि कैसे-कैसे अलग-अलग समितियां बनी, कैसे नेहरू के आदर्शों को अंबेडकर की कानूनी भाषा मिली और कैसे पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। यहाँ एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि किसी देश के बुनियादी दस्तावेज को बनाने की प्रक्रिया, जिसमें इतनी बहसें, इतने समझौते और इतने अलग-अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व शामिल है, वो प्रक्रिया दशकों बाद भी उस दस्तावेज की ताकत और वैधता को कैसे जिंदा रखी हुई है। शायद जवाब इसी प्रक्रिया की समावेशी भावना में छिपा हुआ है। तो इस सीरीज में आज इतना ही। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे।